अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सल्फाइड की एपिसोड नंबर 15 शुरू करते हैं। उनके फाइनल पेपर्स शुरू हो गए थे। हर कोई किताबों और नोट्स में सर दिए पढ़ता नजर आता था। कुछ देर पढ़ने के बाद हानम उकता जाती थी और फिर मोबाइल पकड़कर वीडियोस देखना शुरू कर देती थी। अभी भी वो यूट्यूब पर किसी लड़के का इंटरव्यू सुन रही थी जो मुसलमान होने से पहले मुल्हिद था और अब अपनी कहानी सुना रहा था। मैं किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता था। मुझे लगता था कोई भी मज़हब मुकम्मल नहीं है। मेरा दोस्त यहूदी था। मैंने ऐसे ही शौकिया तौर पर यहूदियत का मुतालिया किया और मैं मुतासिर हुआ। मुझे लगा कि मुझे ये मज़हब अपनाना चाहिए। लेकिन मेरी किस्मत, यहूदियों के वली ने कहा कि वो अपने मज़हब में किसी को दाखिल नहीं होने देते। मुझे अफ़सोस हुआ और फिर अल्लाह का करम हुआ। इस्लाम को पढ़ा, जाना और फिर दिल ईमान ले आया। एक मिनट, ये क्या कह रहा था? मेहरू एकदम चौंकी थी। क्या? हानम हैरान हुई। यही यहूदी वाली बात। मेहरू हैरान थी। हाँ, ठीक कह रहा था वो। यहूदी किसी बाहर वाले को अपने मज़हब में दाखिल नहीं होने देते, हानम ने बताया। क्या तुम्हें नहीं पता था? हानम ने पूछा। नहीं, मुझे तो अभी पता चला। मेहरू हैरान सी बता रही थी। इसकी वजह क्या है? वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बनी इसराइल अल्लाह ताला की सबसे लाडली कौम थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे। यहूदियों को लगता है कोई कौम उनसे बढ़कर नहीं है, और अगर उन्होंने बाहर से किसी इंसान को अपने मज़हब में दाखिल किया तो उनकी कौम नापाक हो जाएगी। उनकी सदियों से चली आ रही लाडली और पाक नस्ल का तसलसल टूट जाएगा। हानम ने मुख्तसरन जवाब दिया था। कमाल है। मेहरू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले वो कोई और सवाल करती, हानम ने मोबाइल रखने के बाद अब पढ़ने के लिए नोट्स उठा लिए थे और वो खामोश हो गई थी। आखिरी पेपर की तैयारी के लिए वो दोनों मेन लाइब्रेरी आई थी। लाइब्रेरी में दाखिल होने पर दाएं तरफ शेल्फ लगे थे। हर शेल्फ के अंदर बॉक्स बने थे और उन पर नंबर लिखा हुआ था। बैग, किताब या नोट्स वगैरह लाइब्रेरी के अंदर ले जाना सख्त मना था। मेहरू ने आगे बढ़कर काउंटर पर बैठे अंकल से 2 पास लिए थे। ये पास उन बॉक्स के एक तरह की चाबी थे जो शेल्फ में बने थे। और फिर उसने अपने और हानम के बैग को शेल्फ में रखा था। वापसी पर यही पास वापस करने पर उन्हें बैग वापस मिल जाने थे। एग्जाम्स के दिन थे। लाइब्रेरी स्टूडेंट्स से खचाखच भरी नजर आती थी। आम दिनों में भी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद लाइब्रेरी में मौजूद होती थी। ये पाकिस्तान की एक बड़ी लाइब्रेरी थी जहां 1 करोड़ के करीब किताबें, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, हर चीज़ मौजूद थी। एंट्री डोर पर दोनों ने अपना कार्ड स्कैन किया था और फिर वो दोनों लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी। सामने ही कंप्यूटर पर हानम को आरजे बैठा नजर आ गया था। क्या वाकई ये किताबें भी पढ़ता है? उसे देखकर हानम ने मेहरू से पूछा था। पढ़ता ही होगा। अब बिना पढ़े गोल्ड मेडल कौन हासिल कर सकता है? मेहरू ने जवाब दिया था। वो दोनों ग्रुप स्टडी के लिए आई थी और ग्रुप स्टडी का सेक्शन दूसरे फ्लोर पर था। मुझे उससे मिलना है, इनफैक्ट मुबारकबाद देनी है, मेहरू कहते हुए आरजे की तरफ बढ़ी थी। किस बात की मुबारकबाद? हानम हैरान हुई थी। मिकी बता रहा था आरजे की मंगनी हो गई है। मेहरू ने गोया धमाका किया था। हानम तो मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। क्या वाकई? वो हैरान हुई थी। हाँ, मेहरू शरारत से कहती आरजे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि हानम हमनक बनी उसे जाता देख रही थी। हेलो आरजे। मेहरू ने उसके पास जाकर आरजे को मुखातिब किया था। हाय। मेहरू को देखता हुआ वो खुशदिली से मुस्कुराया था। गर्दन मोड़कर देखा तो थोड़े से फासले पर मुंह बनाए खड़ी हानम उसे नजर आ गई थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था। आप भी किताबें पढ़ते हैं? मेहरू ने पूछा था। जी, कह सकती हैं आप। वो बात गोल कर गया था। बहुत खुशी हुई आपकी शानदार कामयाबी का सुनकर। थैंक्स प्रिटी लेडी। वो बिना देखे भी महसूस कर सकता था कि हानम उस वक्त कितनी गुस्से में थी। लगता है आपकी दोस्त काफ़ी गुस्से में है। अगर आप 1 मिनट से पहले यहाँ से ना गई तो वो आपको कच्चा चबा जाएगी, आरजे ने शरारत से कहा था। नहीं, वो शॉक्ड है, मेहरू ने जवाब दिया था। किस बात पर? आरजे हैरान हुआ। मैंने उसे कहा है कि आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है। रियली? आरजे का कहकहा बुलंद हुआ था। और आपकी दोस्त इस वक्त सोच रही होगी
کہ کس کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ وہ ہنس رہا تھا، دانت تو ایسے نکال رہا ہے جیسے جنت مل گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کی قسمت پھوٹی ہے جو اس کی زندگی میں آ گئی۔ خانم اسے کہہ کہا لگاتے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ کیا بات ہے، اتنا جانتے ہیں آپ ہانی کو؟ مہرو حیران ہوئی۔ جی، اس سے بھی زیادہ، بے شک جا کر پوچھ لے، وہ اس وقت یہی سوچ رہی ہے۔ وہ پورا اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ اس سے پہلے خانم وہاں آتی مہرو سے بائے کہتی خانم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ آر جے ان دونوں کو دلچسپی سے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن آخری پیپر کے بعد وہ دونوں ملینیل پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد مکی، آر جے اور روشنا جو اسمارا کی بہن اور پرنسپل کی بیٹی تھی وہاں آ گئے تھے۔ آج آر جے سب کو اپنی منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دے رہا ہے، مہرو نے اس کا ذکر کرنا لازمی تھا۔ تو خانم کا لہجہ سخت تھا۔ ہمیں بھی جانا چاہیے، مہرو نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی ٹریٹ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور تم بار بار اس کا ذکر مت کیا کرو۔ خانم چڑ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ تو مت کرو، آج تو آزادی کا دن ہے، مہرو مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد مینیلین کے سامنے ایک گاڑی رکی تھی اور اس میں سے ایک اسٹائلش سی لڑکی نکلی تھی۔ وہ اب آر جے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آر جے، وہ اس کے پاس آنے پر چلائی تھی۔ آر جے نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اجنبی سا پوچھ رہا تھا۔ بھول گئے اتنی جلدی؟ لیکن میں نہیں بھولی، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ لڑکی کی آواز رند گئی تھی۔ ایکسکیوز می مس، کیا بول رہی ہو تم؟ 1 سال کا ریلیشن شپ رہا ہے ہمارا، ایسے کیسے تم مجھے بھول سکتے ہو؟ جب مجھے تم سے پیار ہوا تو تم اکتا گئے مجھ سے، چھوڑ دیا مجھے، لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتی اور نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ چلا رہی تھی۔ چلاؤ مت اور دماغ خراب مت کرو میرا۔ تمہیں اب تک کتنے لڑکوں سے پیار ہو چکا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اب جاؤ یہاں سے، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آر جے کا لہجہ برف جیسا سرد تھا۔ وہاں موجود تمام اسٹوڈنٹس حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ خانم کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ پلیز آر جے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں سب کو چھوڑ دوں گی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لو۔ وہ لڑکی رونے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا نا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر تم میرے نہ ہوئے تو دیکھنا بہت برا ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتی جا چکی تھی جبکہ آر جے پرسکون ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو چکے تھے۔ اچانک آر جے کی نظر خانم پر پڑی تھی جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا تھا؟ مہرو لڑکی کے جانے کے بعد بولی تھی۔ تمہارے آر جے کا لگایا ہوا تماشا، خانم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اوف میرا آر جے، مہرو بلا اختیار ہنسی تھی۔ اب وہ تینوں اپنی ٹیبل سے اٹھ چکے تھے۔ گزرنے کا راستہ مہرو اور خانم کی ٹیبل کے پاس سے تھا۔ اللہ پاک دل توڑنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ خانم کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ پاس سے گزرتا آر جے فوراً رکا تھا۔ وہ اس کی بات سن چکا تھا۔ در حقیقت اسے ہی یہ بات سنائی گئی تھی۔ کمال ہے مس خانم، اللہ کا ان سب باتوں سے کیا تعلق؟ وہ پلٹ کر اب خانم سے پوچھ رہا تھا۔ خانم ایک دم گھڑبڑا گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں سوال کرے گا۔ یقین نہیں ہوتا کہ 21ویں صدی میں بھی کوئی کیسے خدا پر یقین کر سکتا ہے، جب سائنس ہر میدان میں ایجادات کر رہی ہے اور ایک ہمارے لوگ ہیں جو خدا کی رٹ لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تم نہ مانو، کسی نے فورس نہیں کیا تمہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے اسے آپ کہتی تھی، لیکن آج وہ بھرم بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہی تم پر اتر آئی تھی۔ لیکن آپ تو خدا پر یقین رکھتی ہیں، تو پھر دلائل سے ثابت کریں کہ خدا ہے، آر جے پوچھ رہا تھا۔ چلو یار آر جے، ہر وقت بحث نہیں کرنی چاہیے، وکی نے اسے بلانا چاہا تھا۔ چلو آر جے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، روشنا نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ جاؤ، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جس سے چاہوں بحث کروں۔ روشنا کی بات پر اسے غصہ آیا تھا۔ میں خدا کو مانتی ہوں، تم نہیں۔ مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں ہے، اور جسے ضرورت ہوتی ہے وہی ڈھونڈتا ہے۔ اتنی ذہانت لیے پھرتے ہو تو ڈھونڈ لو دلائل، کیا اتنا سا بھی نہیں کر سکتے تم؟
वो चैलेंज करने वाले अंदाज में कहती वहाँ से चली गई थी। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी। महरूज के पीछे लपकी थी। वो जब भी मिलते थे सब उलट होता था। न चाहते हुए भी उनकी बहस हो जाती थी। हानम ने पहली बार उसके सवाल का जवाब देने से इनकार किया था। आरजे जानता था कि अगर वो चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। यानी वो उससे इतना खार खाने लगी थी कि उसकी बात का जवाब देना भी पसंद नहीं करती थी। पेपर्स के बाद 1 हफ्ते की सेमेस्टर ब्रेक मिली थी। 8 दिन बाद वो दोबारा डिपार्टमेंट में मौजूद थे। आज फिर सेमिनार था। उस्मान मलिक उसे ढूंढ रहा था। आखिर वो उसे ग्राउंड में नजर आ ही गई थी। फरवरी का महीना था। बादल उमड़ उमड़ कर आते थे। सर्दी कम हुई थी लेकिन ख़त्म नहीं। हानम, कैसी हैं आप? वो उसके पास पहुंच चुका था। जी मैं ठीक हूँ। आज सेमिनार है, आप जानती हैं। आज तो आप मेरे साथ चले। आप मेरी टीम का हिस्सा बन चुकी हैं, उस्मान मलिक ने कहा था। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं दावा नहीं करती कि मैं ठीक से काम कर पाऊंगी या नहीं। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगी, वो पुरुमीद से कह रहा था। ठीक है, फिर चलें? उसे खामोश देखकर उस्मान मलिक ने दोबारा पूछा था। इससे पहले हानम कोई जवाब देती, उसके मोबाइल पर रिंग हुई थी। घर से आसिया बेगम का फ़ोन था। मैं कुछ देर में आती हूँ, हानम ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा था। ठीक है, जल्दी आए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, वो मुस्कुराकर कहता वापस पलट गया था। जबकि हानम ने कॉल रिसीव करने के बाद फ़ोन कान से लगाया था। दूर एक शख्स ने हसद भरी नज़रों से दोनों को देखा था। महरू को अक्सा किसी काम के लिए दूसरे डिपार्टमेंट लेकर गई थी, इसीलिए आज वो अकेली थी। कुछ देर बात करने के बाद हानम सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ गई। अंदर शायद सेमिनार शुरू हो चुका था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, नीलम, जो कि उस्मान मलिक की टीम की मेंबर थी, उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। तुम अंदर नहीं जा सकती, नीलम ने गुस्से से कहा था। लेकिन क्यों? हानम हैरान हुई थी। मेरी मर्जी, ये तो तुमने खेल खेला है ना, सब अच्छे से जानती हूँ। उस्मान को अट्रैक्ट करने के लिए तुमने ये सब किया। तुम टीम का हिस्सा तो बन गई हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके करीब नहीं होने दूंगी। नीलम फुंकार रही थी। हानम का दिमाग उसकी बात सुनकर भग से उड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही थी। आपका दिमाग तो ठीक है मिस नीलम, हानम को गुस्सा आया था। मेरा तो ठीक है, लेकिन शायद उस्मान को देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि मैं और उस्मान कज़न्स हैं और बहुत जल्द हमारा निकाह होने वाला है, तो अपनी घिनौनी चालों से बाज आओ। हानम का दिल किया कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उस नीलम को रसीद करे, लेकिन वो तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसे दुख हुआ था, लोग कैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरों पर, उसे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे आपके उस्मान मलिक और उनकी टीम का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आप सीनियर हैं। आइंदा ऐसी बात करने से पहले सोच लीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपसे कुछ कहूँ। हानम ने कुछ पर जोर दिया था। उसका मतलब इंसल्ट था। वो उसका जवाब सुने बिना वापस ग्राउंड में आ गई थी। ग्राउंड खाली था। कुछ स्टूडेंट्स सेमिनार के नाम पर ही डिपार्टमेंट से भाग जाते थे, जबकि कुछ की क्लास हो रही थी और बाकी सेमिनार हॉल में थे। वो लकड़ी से बने बेंच पर बैठ गई थी। आंखें नम होना शुरू हुई थी। वो अच्छा करना चाहती थी तो बुरा हो जाता था, और जो वो सोचती भी नहीं थी लोग वो इल्ज़ाम लगा देते थे उस पर। वो अपने बैग पर उंगली से कुछ लिख रही थी। आंसुओं को जब्त करने की कोशिश जारी थी। गर्दन झुकी हुई थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने आंखें ऊपर की तो लोग उसके आंसू देख लेंगे। वो जितनी सख्त दिल नज़र आती थी उतनी हसास भी थी। छोटी छोटी बातों पर आंखें भर आती थी। जाने ज़िंदगी के किस तजर्बे ने उसे तल्ख बना दिया था। वो पहले तो ऐसी नहीं थी। उसे गुस्सा शदीद आता था। कुछ ही पल गुजरे थे जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा था। उसकी गर्दन और झुक गई थी। ओह, तुम्हें सुम्मे हानम रोती भी हैं। स्ट्रेंज। मुझे तो लगा था कि वो अपने काटदार लहजे से बस दूसरों को घायल करती हैं। आवाज़ में जैसे हानम को करंट लगा था। उसने मुड़कर अपने दाएं तरफ देखा था। आरजे बेंच के ऊपर चढ़कर बैठने वाले हिस्से पर पांव जमाए टेक लगाने वाले हिस्से पर चढ़कर बैठा था। हानम ने फटाफट आंखों में आई नमी को साफ किया था। वो सेमिनार हॉल में था। हानम उसे वहां देखकर हैरान हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बोली थी।
जो तुम कर रही हो, यानी आंसू बहा रहा हूँ। वो कहकहा लगाकर हंसा था। हानम जानती थी वो उसे जलाए बिना बाज नहीं आने वाला था। तुम तो सेमिनार में थे ना? हाँ, था तो। एक बेवकूफ़ लड़की से बहस करनी थी, लेकिन वो डर कर भाग गई। वहाँ आई ही नहीं, तो मैं भी बाहर आ गया। वो शरारत से कह रहा था। हानम ने घूर कर उसे देखा था। एक बात तो बताओ। उसके लहजे का अंदाज एकदम बदला था। हानम ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। ग्रे आंखें रोने के बायस गुलाबी हो चुकी थी, पलकें नम थी। क्या मुसीबत है यार, वो बड़बड़ा कर कहता चेहरे का रुख मोड़ गया था। उसकी नम आंखें आर्ज का दिमाग खराब कर रही थी। क्या बात? हानम ने पूछा था। वो उसकी बड़बड़ाहट नहीं सुन पाई थी। कभी कभी किसी इंसान को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि उस इंसान से हमारा सदियों पुराना ताल्लुक है। ऐसा क्यों लगता है वो इंसान हमें पहले भी कहीं मिल चुका है। वो हमें अपना जैसा क्यों लगता है। आरजे की बात सुनकर हानम फीकी सी हंसी हंसती थी। उसे आरजे से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वो हैरान भी हो रही थी। वो कितने नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था। ना कोई गुस्सा, ना तंज। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो वाकई किसी उलझन का शिकार हो। ठंडी हवा दोनों के चेहरों को छूकर पलट रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। तुम तो खुदा पर यकीन नहीं रखते। तुम आलम अरवा को क्या मानोगे? ये सब रूहों के खेल हैं मिस्टर आरजे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या मतलब? आरजे ने उलझन आमेज लहजे में पूछा था। मतलब ये कि इस जहान के अलावा और भी जहां है, और एक रूहों का जहान है। तुम्हारे पास स्कैनिंग आइज है ना? लेकिन तुम फिर भी वो सब नहीं देख पाते जो मुझे नजर आता है। हानम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था। ये उसका पसंदीदा मौजू था। बादलों से ढके आसमान ने उसे पुरसुकून किया था। जाने वो वहाँ किसे देख रही थी। बहुत कुछ नजर आकर भी बहुत कुछ छुपा होता है। उसे देखने के लिए बसीरत की ज़रूरत होती है जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब तुम्हें सब नजर आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब तुम किसी चीज़ का इनकार नहीं कर पाओगे। लेकिन न जाने वो वक्त कब आएगा। ये रूहों का जहान कौन सा है? आरजे ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना सवाल दोहराया था। क्या रूह पर यकीन है तुम्हें? हानम के सवाल पर वो चौंका था। वो वाकई रूह जैसी किसी चीज़ पर भी यकीन नहीं रखता था। जब रूह पर यकीन नहीं है तो इस जहां के बारे में जानकर क्या करोगे? वैसे भी वो दूसरा जहां है। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात नहीं है। हानम का लहजा जज्बाती हो गया था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा था। बारिश की पहली बूंद ने उसके चेहरे को छुआ था। हानम आंखें बंद कर गई थी। बादलों के गरजने की जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकी थी। बिजली की चमक में उसके चेहरे पर कुछ चमका था। वो एक दिल फरेब मंजर था। आरजी ने खुद को उस वक्त बहुत बेबस महसूस किया था। उसके अल्फाज गुम होने लगे थे। बारिश की बूंदों ने शिद्दत पकड़ी थी। यकलख्त हर तरफ गहरे सियाह बादलों की वजह से अंधेरा सा फैल गया था। हानम अपने बैग को संभालते हुए बेंच से उठी थी और गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इससे पहले बारिश तेज होती वो हॉस्टल पहुंचना चाहती थी। आरजी की नज़र बेंच पर रखे उसके मोबाइल पर पड़ी थी। उसने बेइख्तियार ही हाथ बढ़ाकर हानम का मोबाइल उठाया था। डोंट टच माय फोन यू मगल्स, वॉलपेपर पर लिखा था और नीचे एक सांप मुंह खोले डसने को तैयार था। आरजे का बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ था। उसने चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखा था। उसका चेहरा बारिश से भीग गया था। वो भी तहाशा हंस रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई वो उस लड़की का मोबाइल था। अपना मोबाइल मुझे गिफ्ट करने का इरादा है क्या मिस जादूगरनी? वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था। हानम करंट खाकर पलटी थी, फिर तेज तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ी थी। आरजे दिलचस्प नजरों से उसे देख रहा था। हानम ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा नहीं झपटा था और फिर एक घूरी से नवाजती वापस जा चुकी थी। वो बारिश में बैठा भीग रहा था। फिर हाथ बढ़ाकर उसने अपनी जैकेट से अपना मोबाइल निकाला था जिसके वॉलपेपर पर डोंट टच माय फोन यू ब्रोमाइड्स लिखा चमक रहा था। ब्रोमाइड्स आम लोग थे, जबकि एचपी सीरीज के मुताबिक मगर ऐसे लोग थे जो आम होते थे, जिन्हें जादू नहीं आता था। दोनों के मोबाइल का वॉलपेपर एक ही पैगाम देता था कि आम लोगों, हमारे फ़ोन को मत छुओ।
وہ کتنی ہی دیر بارش میں بیٹھا بھیگتا اور ہنستا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی تھا جو اس کے جیسے سوچتا تھا۔ اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دو لوگ ایک جیسے نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں سلفائٹ نہیں تھے؟ اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں جادوگر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا تھا؟ کیا یہ کہانی محبت کا روپ لے گی یا سب کچھ بکھر جائے گا؟ جاننے کے لیے ایپیسوڈ نمبر 16 ضرور سنیے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 16 میں۔ اللہ حافظ۔